आज का अखबार। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। आज का अखबार के साथ मैं राखी जैन। यहाँ हम देश दुनिया के सबसे बड़े और विश्वसनीय अखबारों से चुनते हैं वो रिपोर्ट्स जो सिर्फ खबर नहीं, आपकी समझ और सोच को गहराई देती हैं। द गार्जियन में प्रकाशित संपादकीय में दुनिया भर में बढ़ती आर्थिक असमानता को एक ग्लोबल इमरजेंसी बताया गया है और अखबार साफ कहता है कि नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री जोसेफ की चेतावनी को अब गंभीरता से लेना ही होगा। लेख की शुरुआत एक प्रतीकात्मक घटना से होती है। स्विस अरबपतियों द्वारा डोनाल्ड ट्रंप को सोने की ईंट और महंगी घड़ी देना। अखबार कहता है ये कोई आम सी कूटनीतिक रस्म नहीं, बल्कि इस बात का संकेत है कि कैसे पैसा नीतियों को मोड़ने की ताकत बन चुका है। यही बढ़ती आर्थिक खाई राजनीति और लोकतंत्र को अंदर से खोखला कर रही है। द गार्जियन बताता है आज हालत ये है कि दुनिया की 90% आबादी ऐसे देशों में रहती है जहां असमानता बेहद ऊंचे स्तर तक पहुंच चुकी है। G20 की जिस रिपोर्ट में स्टिग्लिट्ज़ ने अहम भूमिका निभाई है, वो बताती है कि साल 2000 से जितनी नई संपत्ति बनी, उसका 41% हिस्सा दुनिया के टॉप 1% लोगों के पास गया, जबकि आधी दुनिया को सिर्फ 1% मिला। यह असमानता सिर्फ जेबों में नहीं दिखती। 2.3 अरब लोग खाने की कमी से जूझ रहे हैं और उसी समय अरबपतियों की संपत्ति आसमान छू रही है। अखबार इसे इस सदी की सबसे खतरनाक विसंगति कहता है। संपादकीय इस बात पर जोर देता है कि असमानता कोई प्राकृतिक परिणाम नहीं है, ये नीतियों का नतीजा है। वित्तीय ढील, मजदूर सुरक्षा का कमजोर होना, सरकारी सेवाओं का निजीकरण और अमीरों कंपनियों के टैक्स में कटौती, इन सब ने मिलकर असमानता को तेजी से बढ़ाया है। सबसे खतरनाक असर राजनीति में दिखाई देता है। जहां असमानता बढ़ती है, वहां लोकतांत्रिक संस्थाएं कमजोर होती हैं और तानाशाही का जोखिम बढ़ जाता है। जोसेफ ये भी बताते हैं कि अमीर तबका पर्यावरण पर भी डिस्प्रोपोर्शनेट खर्च डालता है। सबसे ज्यादा कार्बन उत्सर्जन वही कर रहा है, जबकि जलवायु संकट की मार सबसे गरीब झेलते हैं। अखबार कहता है कि जोसेफ मामूली सुधारों की बात नहीं कर रहे, वो पूरे वैश्विक आर्थिक ढांचे को फिर से गढ़ने की वकालत कर रहे हैं। चाहे वो ग्लोबल टैक्स सिस्टम हो, कर्ज व्यवस्था हो, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के नियम हो या पेटेंट और बौद्धिक संपदा के कानून। उनका सबसे बड़ा सुझाव है एक इंटरनेशनल पैनल ऑन इक्वालिटी, कुछ वैसा ही जैसा जलवायु संकट को समझने के लिए आईपीसीसी बनाया गया था। अखबार मानता है बिना साझा तथ्य और वैश्विक सहमति के असमानता के खिलाफ कोई वास्तविक लड़ाई संभव नहीं है। अंत में द गार्जियन साफ चेतावनी देता है, अगर दुनिया ने अभी कदम नहीं उठाए तो गोल्ड बार डिप्लोमेसी यानी अमीरों द्वारा असर खरीदने वाली राजनीति हर जगह सामान्य बात बन जाएगी। संपादकीय का भाव यह है कि असमानता सिर्फ आर्थिक चुनौती नहीं है, ये लोकतंत्र को कमजोर करने वाला सामाजिक खतरा भी है और इसका समाधान आधे अधूरे सुधारों में नहीं, बल्कि पूरी सोच बदलने में है। लेट्स माइक। आज का अखबार। अल जजीरा में प्रकाशित लेख में ये सवाल उठाया गया है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप वाकई वेनेजुएला पर सैन्य हमला करने की तैयारी में है? अगर हाँ, तो इसके पीछे असली वजह क्या है? लेख का स्वर साफ है। अमेरिका और वेनेजुएला के बीच तनाव केवल ड्रग्स या टेररिज्म का मामला नहीं, बल्कि राजनीति, सत्ता और संसाधनों का बड़ा खेल है, जिसे ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल में और ज्यादा आक्रामक अंदाज में खेल रहे हैं। लेख बताता है ट्रंप ने अचानक एक घोषणा कर दी कि वेनेजुएला का एयर स्पेस बंद है, बिना किसी सबूत या कानूनी आधार के। इसके बाद अमेरिका कैरेबियन में दुनिया के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर, युद्धपोत, हजारों सैनिक और F-35 जैसे लड़ाकू विमान तैनात कर चुका है। इसी दौरान उसने वेनेजुएला के सैन्य अधिकारियों को विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। एक ऐसा कदम जो सैन्य कार्रवाई को काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन की शक्ल देकर उसे कानूनी बहस से बाहर निकालने की कोशिश करता है। वेनेजुएला ने इसे औपनिवेशिक धमकी बताते हुए साफ कहा है ये उनकी संप्रभुता पर हमला है। अल जजीरा बताता है कि ट्रंप प्रशासन के जिन नाव हमलों में
80 से ज्यादा लोग मारे गए, उनके लिए कोई ठोस सबूत नहीं दिया गया कि वो ड्रग्स ले जा रहे थे। अमेरिकी कांग्रेस खुद सवाल उठा रही है, ये एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स तो नहीं। कई कानूनी विशेषज्ञ कह रहे हैं कि राष्ट्रपति अमेरिकी संविधान को धत्ता बताकर युद्ध जैसी कार्रवाई कर रहे हैं, जिसका अधिकार केवल संसद को है। फिर लेख उस राजनीतिक पृष्ठभूमि को खोलता है जिसे अक्सर छिपा दिया जाता है। वेनेजुएला दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार वाला देश है। 2000 के बाद से अमेरिका के साथ इसके रिश्ते लगातार बिगड़ते गए, खासकर जब ह्यूगो चावेज और फिर निकोलस मादुरो ने तेल क्षेत्र पर राज्य का नियंत्रण बढ़ाया और चीन रूस के साथ नजदीकियां बढ़ाईं। ट्रंप चाहते हैं कि वेनेजुएला फिर से अमेरिकी खेमे में लौटे, इसलिए वो मादुरो को ड्रग्स आतंकवाद के नैरेटिव से घेरकर अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाना चाहते हैं, जबकि असल ड्रग नेटवर्क मैक्सिको से चलता है। ये बात अमेरिकी एजेंसियां खुद कह रही हैं। अल जजीरा का मूल संदेश यही है, ट्रंप की वेनेजुएला नीति ड्रग्स रोकने से कम शक्ति प्रदर्शन और सत्ता बदलने की कोशिश ज्यादा लगती है। और स्थिति खतरनाक इसलिए है क्योंकि ट्रंप बड़े युद्ध नहीं, लेकिन तेज एक तरफा सैन्य कार्रवाई के समर्थक हैं, जो किसी भी समय एक बड़े संघर्ष में बदल सकती है। द न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित लेख में लेखिका अपनी 33 साल लंबी शादी की कहानी सुनाते हुए एक बहुत अहम बात कहती हैं कि हर रिश्ते का अंत नाकामी नहीं होता। कभी कभी एक अच्छी प्यार भरी सफल शादी भी अपने समय के साथ खत्म हो सकती है, और ये बिल्कुल ठीक है। लेख बताता है कि शादी की शुरुआत में ही लेखिका को आजादी और निजी जगह की जरूरत महसूस होती थी, लेकिन साथी के भरोसे और रिश्ते की गर्माहट के कारण उन्होंने शादी करने का फैसला किया। 3 दशक तक दोनों ने मिलकर बच्चों को पाला, करियर बनाया, घर बसाया और एक खूबसूरत जीवन जिया। लेकिन जैसे ही बच्चे बड़े होकर घर से निकल गए, दोनों के बीच की दूरी सामने आने लगी। उनकी रुचियां, बातचीत के विषय, साथ रहने का अंदाज सब बदल गया। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, बस रिश्ते में वो हंसी, वो घनिष्ठता, वो साझेदारी नहीं बची थी जो कभी हुआ करती थी। कपल थेरेपिस्ट ने भी इशारा किया कि शायद अब रिश्ता आगे नहीं चल पाएगा। आखिर दोनों ने बिना कड़वाहट, बिना नाटक, शांतिपूर्वक अलग होने का फैसला किया, ठीक वैसे ही जैसे 2 समझदार लोग एक दूसरे को आजादी देते हुए विदा करते हैं। लेख का असली संदेश यही है कि अक्सर समाज तलाक को दुख, असफलता और अफसोस से जोड़कर देखता है, जबकि कई बार 2 परिपक्व लोग अलग अलग रास्तों पर जाकर ज्यादा खुश और संतुलित जीवन जीते हैं। लेखिका बताती हैं कि अलग होने के बाद उन्होंने खुद को फिर से खोजा, अकेले रहना, अपनी दिनचर्या, अपनी पसंद, अपनी यात्राएं, यहाँ तक कि उम्र के बाद भी रोमांस और डेटिंग का अनुभव। वहीं उनके पति ने भी नया जीवन बसा लिया। दोनों आज भी परिवार बने हुए हैं, छुट्टियां साथ बिताते हैं, बच्चों के साथ रहकर मिलते हैं। लेख कहता है तलाक का मतलब रिश्ते का टुकड़े टुकड़े होना नहीं है। कई बार ये एक लंबे अच्छे अध्याय का स्वाभाविक अंत होता है, और अगर लोग ईमानदारी, सम्मान और समझदारी से अलग हों तो इससे एक नई शुरुआत निकल सकती है, जहां दोनों अपने आप को बेहतर पहचानते हैं। अंत में लेखिका कहती हैं, हमारा रिश्ता खत्म नहीं हुआ, बस अपना समय पूरा कर चुका था और अब मेरा तीसरा अध्याय शुरू हुआ है और वो काफी सुंदर है। आज का अखबार में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.